20 साल में पहली बार चीन और उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को सबसे घातक मुठभेड़ का सामना करना पड़ा था। जनरल नरवणे साहब के करियर के सबसे कठिन दिन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे उन्होंने अपनी आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में लिखा है। 15 और 16 जून की दरमियानी रात एक ऐसा रक्त रंजित भयानक संघर्ष चीन की पीएलए और भारत की सेना के बीच हुआ, जिसमें भारत मां के 20 सूरवीरों ने बलिदान दे दिया। रात भर मुठभेड़ जारी रही। हथियार बंद होने के बावजूद किसी ने भी गोलीबारी नहीं। एक दिन में 20 लोगों को खोना, इसे सहन करना मुश्किल था। 16 जून चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जन्मदिन है और वो इससे जल्दी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि 2020 में इसी दिन 20 साल में पहली बार चीन और उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को सबसे घातक मुठभेड़ का सामना करना पड़ा था। ये कहना है पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का। भारतीय सेना का इतिहास हमेशा से ही गौरवशाली रहा है। हमारी सेना को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिना जाता है, क्योंकि हमारे जाबाज सैनिक हर असंभव को संभव करने का हौसला रखते हैं। ऐसे ही शौर्य और पराक्रम का एक किस्सा एक किताब या कहें एक आत्मकथा में लिखा गया है, जो कि भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब ने लिखी है। जी हाँ, ये वही जनरल साहब हैं जिनकी सादगी को देख पाकिस्तान में भी चर्चे हो गई थी। खैर, आज हम जनरल नरवणे साहब के करियर के सबसे कठिन दिन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे उन्होंने अपनी आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में लिखा है। नरवणे साहब 31 दिसंबर 2019 से लेकर 20 अप्रैल 2022 तक भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष रहे। इसी दौरान देश और दुनिया ने कोविड काल भी देखा और इसी दौरान एक तारीख आई 16 जून 2020, जिसने हर देशवासी को हिला कर रख दिया। जब सारी दुनिया अपने घरों में कैद थी, तब हमारे सेना के 20 जवान सरहद पर दुश्मनों का मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जी हाँ, मैं गलवान झड़प की ही बात कर रहा हूँ। 15 और 16 जून की दरमियानी रात एक ऐसा रक्त रंजित भयानक संघर्ष चीन की पीएलए और भारत की सेना के बीच हुआ, जिसमें भारत मां के 20 सूरवीरों ने बलिदान दे दिया। लेकिन चीन के नापाक कदमों को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। कई सारी विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया था कि इस झड़प में चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। लेकिन उस रात आखिरकार हुआ क्या था और कैसे उस रात 20 सालों में पहली बार चीन की सेना को मुंह तोड़ जवाब मिला था, ये सब कुछ जनरल मनोज मुकुंद जी की किताब में बताया गया है। पूर्वी लद्दाख बॉर्डर पर विवाद मई 2020 में ही शुरू हुआ था। तब PP-15 और PP-17A समेत कई जगहों पर फ्लैग लेवल मीटिंग जारी थी। इन जगहों पर सैनिक सहमत दूरी पर पीछे हट गए थे, जिससे खूनी संघर्ष की संभावना जो थी वो कम हो गई थी। हालांकि PP-14 पर जब भी हमने पीएलए से तंबू हटाने के लिए कहा, वो अपना रुख बदलते रहे। हमें इसकी जांच करने के लिए कुछ और वक्त की जरूरत थी कि कहीं ये हमारे सीनियर्स की बातचीत के दायरे के बाहर तो नहीं है। पीएलए की अकड़ से ये साफ हो गया था कि उनका ये टेंट हटाने का कोई इरादा PP-14 से नहीं है। इसका मुकाबला करने के लिए हमने भी उसी जगह अपने तंबू लगाने का फैसला किया। जब भारतीय सेना के जवान टेंट लगाने गए तो चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ने हालात काबू में करने के लिए कोशिश की। वो सैनिकों की एक छोटी पार्टी के साथ आगे बढ़े, लेकिन चीन की सेना झुकने के मूड में नहीं थी और उन्होंने संतोष बाबू की पार्टी पर भी हमला कर दिया। इसके बाद मामला फ्री फॉर ऑल हो गया। अंधेरा होते ही दोनों तरफ से एक्स्ट्रा फोर्स तैनात कर दी गई। रात भर मुठभेड़ जारी रही। हथियार बंद होने के बावजूद किसी ने भी गोलीबारी नहीं, बल्कि डंडों का इस्तेमाल किया। एक दूसरे पर पत्थर फेंके या लुढ़काए। बेहतर कनेक्टिविटी और चीनी सरकार से मदद मिलने के कारण चीन की सेना बख्तरबंद गाड़ियों से सैनिकों को आगे बढ़ा रही थी, जिससे गलवान घाटी में पहले से मौजूद पीएलए सैनिक और ताकतवर हो गए थे। नरवणे साहब ने 16 जून की रात 1:30 बजे उत्तरी सेना के तत्कालीन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी को फोन करके कहा, सेना को जवाबी कार्रवाई करते हुए पीएलए को सबक सिखाना चाहिए। दिन निकला तो हालात हमारे अनुकूल नहीं मिले। कुछ जवान जो रात में वापस नहीं आ सके थे या जो बिछड़ गए थे, वो वापस आने लगे। हाथापाई में घायल होने से 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अगली सुबह जैसे ही लोगों की गिनती की गई,
हमें एहसास हुआ कि कई लोग अभी भी लापता थे। झड़प के बाद जब तनावपूर्ण बातचीत शुरू हुई तो हमारे कई लड़के जो भटक गए थे या जिन्हें पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बिना खाना दवा दिए हिरासत में रखा था, वो बेस पर लौट आए। हालांकि उनमें से 15 ने चोटों और हाइपोथर्मिया के कारण जान दी। हाइपोथर्मिया जब अत्यधिक चोट लगना और उसमें ठंड में रहने के कारण ये एक तरीके का एक कारण होता है लोगों की मौत का, और इसी कारण से हमारे जवान जो थे वो उस रात वीरगति को प्राप्त हुए। ये मेरे पूरे करियर के सबसे दुखद दिनों में से एक था। ये पूर्व जनरल नरवणे साहब ने अपनी किताब में लिखा। आगे उन्होंने लिखा कि 15 जून 2020 को गलवान घाटी की झड़प भारत और चीन के बीच दशकों का सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष। इस सबसे घातक टकराव की कहानी अगले दिन पता चल सकी। हम ऐसे पेशे में हैं जहां मौत हमेशा कोने में छिपी रहती है। हर गश्ती या घात आपका आखिरी हमला हो सकता है। नरवणे साहब ने कहा कि एक कंपनी और बटालियन कमांडर के तौर पर मेरी यूनिट को हताहतों का सामना करना पड़ता था। मैं विपरीत परिस्थितियों या बुरी खबरों का सामना करने में हमेशा शांत रहता था। फिर भी एक दिन में 20 लोगों को खोना, इसे सहन करना मुश्किल था। भारत चीन के बीच जून 2020 में हुई गलवान झड़प में चीन को भारी नुकसान हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की न्यूज साइट द कलेक्शन ने अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक संघर्ष में चीन के 38 सैनिक मारे गए। चीन गलवान के अपने 4 सैनिकों मारे जाने की ही बात को कबूलता है। आगे नरवणे साहब ने लिखा है कि गलवान झड़प के समय चीन, नेपाल और भूटान जैसे छोटे पड़ोसियों को डराने धमकाने के लिए हर जगह भेड़िया योद्धा कूटनीति और सलामी स्लाइसिंग रणनीति का अपना रहा था, जबकि दक्षिण चीन सागर में लगातार वो अपने दावे को बढ़ाता जा रहा था। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी शब्द एक ऐसे प्रकार की मुखर कूटनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सलामी स्लाइसिंग एक रणनीति है जिसका इस्तेमाल किसी जमीन के हिस्से को टुकड़े टुकड़े करके कब्जा करने के लिए किया जाता है। ये थी उस रात की कहानी। ये थी 16 जून 2020 की कहानी, जब हमारे देश के 20 शूरवीरों ने चीन की पीएलए को धूल चटाई। जय हिंद,